Dear students and other viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we will read our topic, which follows in the social and political life of class 8th, and the name of the topic is understanding marginalization. Marginalization को समझना. Marginalization in Urdu means पसमानदगी. यानी जो हमारा आज टॉपिक है वो है पसमानदगी को समझना. ये हमारे टॉपिक का नाम है. हम कोशिश करेंगे पसमानदगी को समझने की. अगर हम देखेंगे इटिमोलॉजिकली, अगर हम देखेंगे इसके रूट्स तक जाएंगे, जो मार्जिनलाइजेशन है ये वर्ब मार्जिनलाइज से उभर कर आई है. मार्जिनलाइज के असली माने है, इस वर्ब के असली माने है टू राइट नोट्स एट द फ्रिंज ऑफ ए पेपर, टू राइट नोट्स एट द मार्जिन ऑफ ए पेपर. मेरे पास एक पेपर है, मैं इसके किनारे पर लिखता हूं कुछ छोटा मोटा, स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट. क्यों? अगर कोई चीज अहम होती तो मैं पेपर के बीच में लिखता, इसके ऊपर लिखता, ब्रॉड लेटर्स में लिखता. लेकिन मार्जिनलाइज के माने है, असल माने अगर हम देखेंगे वो है नोट्स लिखना पेपर पर एट द मार्जिन ऑफ ए पेपर, एट द फ्रिंज ऑफ ए पेपर. ये हमारा एक शीट है, इसके किनारे पर हम कुछ लिखेंगे और लिखेंगे इन स्मॉल लेटर्स. लेकिन लिखेंगे हम वो चीज जो कि अनइम्पोर्टेंट हो, जो कि गैर जरूरी हो, जो कि इतनी अहमियत नहीं रखता हो कि हम इसको पेपर के बीच में लिखेंगे. तो इससे हमें विजुअलाइज होता है, एक इशारा मिलता है. हालांकि दिस मीनिंग इज नाउ एब्सोल्यूट, अब इसके माने ये नहीं है, पहले हुआ करते थे. तो इससे हमें एक विजुअलाइजेशन मिलती है कि मार्जिनलाइजेशन के असली माने क्या हो सकते हैं. वो मार्जिनलाइजेशन को हम समझेंगे, पसमानदगी को हम समझेंगे टू गिव समबडी ए इंफीरियर पोजिशन, टू relegate somebody to a subordinate position, to a powerless position. किसी को पावरलेस पोजीशन देना, किसी को गैर अहम व्यकार देना, किसी को इस चीज पर रखना जो कि अहमियत न रखता हो. अगर कहीं पर कोई मैनेजर साहब या किसी ऑफिस में या हम एज टीचर्स किसी बच्चे को ये कहेंगे कि ही इज लेजी बॉय, ही इज अ लेजी स्टूडेंट, हम कहेंगे ये लेजी है. अगर वो अच्छा भी कर रहा हो, लेकिन जो हमारी ये प्रीकंसीव्ड नोशन है, जो हम पहले से ही ख्याल बना के रखते हैं, कहते हैं कि ये लेजी है, ये एक तरीके से मार्जिनलाइज हुई. या अगर हम कहेंगे किसी को कि वो इनकम्पिटेंट है, अगर वो इनकम्पिटेंट न हुआ हो, अगर वो अच्छे से कर रहा हो, अगर वो जो कर रहा तो वो ही और शी इज डूइंग हिज trying his level best, he or she is performing in a good way, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं वो इनकम्पिटेंट है. तो ये भी एक तरीके से मार्जिनलाइजेशन हुई. मार्जिनलाइजेशन के माने है किसी प्रेजुडिस बनाना, एक वो ख्याल बनाना जो कि रीजन पर मबनी न हो, किसी के बारे में मनफी सोच रखना. इसी तरह किसी सोशल ग्रुप के बारे में मनफी सोच रखना. इस मनफी सोच को लेकर उनको अपने मुकाबले के बराबर न समझना, उनको अपने एज इक्वल न समझना, उनको कुछ फैसिलिटीज से नकारना जो हमने फैसिलिटीज दी है. हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, आप बोर्ड पर पाइए प्लीज. वाशिफ जूम इन द बोर्ड. देखिए मार्जिनलाइजेशन में कहूंगा, मार्जिनलाइजेशन के दूसरे माने है सोशल एक्सक्लूजन, समाज से बाहर निकालना. सोशल एक्सक्लूजन is the process in which individuals are blocked or denied full access to various rights, opportunities and resources. यानी मार्जिनलाइजेशन को हम वो प्रोसेस कहेंगे, वो तर्ज अमल कहेंगे, जिस तर्ज अमल से, जिस तरीके से हम किसी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, कुछ अफराद को हम ब्लॉक करते हैं. ये जो ब्लॉक करते हैं ये कोई दीवार नहीं होती है, दिस इज एन इनविजिबल बैरियर. ये जो दीवार होती है ये हमारी आइडियोलॉजी में होती है. आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल मार्जिनलाइजेशन भी एक आती है. जो मार्जिनलाइजेशन आती है ये एजुकेशन में आती है, सोशियोलॉजी में आती है, पॉलिटिक्स में आती है और इकोनॉमिक्स में आती है. हमें थोड़ा सा इसके साथ छेड़ना है मार्जिनलाइजेशन के साथ. तो क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल को हम ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं या डिनाई करते हैं उनको. कुछ राइट्स उनको डिनाई करते हैं, कुछ मौके हम उनको नहीं देते, कुछ अपॉर्चुनिटीज हम उनको नहीं देते हैं, कुछ और क्या नहीं देते, या रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, जो वसाइल हमारे होते हैं. समाज में बहुत सारे वसाइल होते हैं तो जिनको हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं. तो उन रिसोर्सेज का एक्सेस कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ अपराध के लिए उतना नहीं होता है जितना हमारा होता है. तो दैट आर नॉर्मली अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप. जो एक ग्रुप के पास एक्सेस होता है वसाइल का,
चाहे वसाइल बहुत सारे होते हैं, चाहे हम जब ट्राइबल्स की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा विच आर फंडामेंटल टू द सोशल इंटीग्रेशन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स विद पर्टिकुलर ग्रुप। ये जो वसाइल होते हैं, ये जो एक्सेस होती है, ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है, ये जो इम्यूनिटीज होती है, ये सोशल इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, ताकि हम समाज में एकजुट होकर इसमें जम हो जाए, हम किनारे पर न रहे। जो मेन स्ट्रीम जिंदगी जो चलती है, जिसमें हर कोई चहल पहल से हिस्सा लेता है, ये किनारे पर न रह जाए। लेकिन मार्जिनलाइजेशन में कुछ लोग हमारे साथ जिंदगी गुजारने से पीछे रह जाती है, उनके पास हम इतने राइट्स नहीं देते हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। मिसाल के तौर पर ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिसाल के तौर पर हाउसिंग, मकान हर किसी के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी स्कीम बनाई है, क्या हर किसी को मिलते हैं? तो फिर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारे पास मौके एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, क्या जो गुज्जर होते हैं, जो बकरवाल होते हैं, जो पहाड़ी होते हैं, क्या उनके पास भी इतने मौके होते हैं कि वो खुद से अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे? नहीं होती है। तो इसी तरह क्या करते हैं, हेल्थ केयर, क्या उनके पास भी ये फैसिलिटीज होती है? सिविक एंगेजमेंट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन या हम इलेक्शन जिसको कहते हैं। तो ये हो गई मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन को बेहतर समझने से इसको कैसे बेहतर आप लोग समझेंगे, एक मिसाल में कोट करता हूं कुछ हेडिंग के तहत, ताकि सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द फुल हैंग ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। मेरी एक कोशिश है, एक हकीर कोशिश। देखिए, हम एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, वुमेन लेंगे, पीपल विद डिसेबिलिटीज लेंगे, एल्डरली एंड एज्ड पीपल लेंगे, और फिर हम लेंगे इसमें, फिर आएगा हमारा, पेन कहाँ रह गया, मेरा लास्ट में हम लिखेंगे आपने एससी हो गया चौथा, और हमने पढ़ना है एसटी। इसको देखिए, वुमेन और सिंगल मदर्स, या वुमेन हम लेंगे क्योंकि एक सेंसिटिव सा टॉपिक है। अक्सर हम देखते हैं, हालांकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इक्वल राइट्स दिए गए हैं मैन और वुमेन को, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वुमेन को इतने राइट्स नहीं है, जिस तरीके हाउस होल्ड में भी उतने राइट्स नहीं है। उनको डोमेस्टिक कोर्स का घर के काम ज्यादा करने पड़ते हैं मर्दों से। अच्छा देखिए, सिंगल मदर्स की हम बात करेंगे, आपको शायद समझ आएगा। सिंगल मदर्स उसको कहते हैं जिसका शौहर मर गया हो। जो सिंगल मदर्स होते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, जो विडो होती है, जब इनके बच्चे होते हैं, पहले वो अच्छे पोजीशन में होती है, लेकिन जो ही इनके बच्चे बड़े हो जाती है, उन बच्चों की शादी हो जाती है, तो वो माँ पावरलेस फील करती है। उस माँ के पास उतनी ताकत नहीं होती है जितना कंट्रोल वो पहले अपने बच्चे पर लगाती थी। वो जो डिसीजन लेती थी, बच्चा मानता था। अब जो माँ कहेगी, देखा गया है, वो नहीं चलेगा। तो एक तरीके से उसमें एक पावरलेसनेस पैदा होती है, एक बेबसी उसमें आती है। ये हो गई मिसाल एक मार्जिनलाइजेशन की। इसी तरह पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो लोग डिसेबिलिटीज होते हैं, जो लोग जिसको हम बच्चों को कहते हैं CSW, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या हम कहेंगे डिफरेंटली एबल्ड। अब जो बॉर्न या कुछ लोगों की डिसेबिलिटी एक्सीडेंट में हो जाती है, या कुछ बॉर्न डिसेबल होते हैं, वो बेचारे डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों पर जो फिजिकली फिट होते हैं। किस तरीके से कोई लंगड़ा होता है, वो चल नहीं पाता है अच्छे से, तो उसको दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो या किसी को और कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उसको तंदुरुस्ती इंसान की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इनमें ये लोग होते हैं, ये माथत होती है, पावरलेस होती है। इनके पास भी ये फैसिलिटीज जो हम पर होती है, ये इनके पास अवेलेबल होने के बावजूद भी वो एक्सेसिबल नहीं होती है। वो उन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते, वो इन फैसिलिटीज को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो नौतवा होती है, उनको हमारे मदद की जरूरत होती है। तो ये ग्रुप भी एक तरीके से मार्जिनलाइजेशन में आता है, कमजोर पावरलेसनेस में आता है, मातहती में आता है, सबऑर्डिनेशन में आता है, हम कहेंगे इनकैपेसिटेट होते हैं ये। तो आगे बढ़ेंगे, एल्डरली एंड एज्ड पीपल, जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, दैट इज इनविटेबल, हमें भी बूढ़ा होना है, आपको भी बूढ़ा होना है। एल्डरली एंड एज्ड पीपल का अक्सर या इसमें विडो होती है, या उनका हेल्थ इशू फिर आ जाता है। जो ही इंसान उम्र रसीदा हो जाता है, मैच्योर एज हो जाती है, तो उसकी हेल्थ जो है वो कमजोर होती है, जो ही, और वो कमाने की सकत भी नहीं होता है। तो ये भी डिपेंडेंट आता है दूसरे पर, किन पर, जो कि एबल्ड हो, जो कि अच्छे से वेल ऑफ हो,
जो कि उसकी फैमिली पर एक किस्म का ये डिपेंडेंट होती है, तो ये भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आती है। इसी तरह हमारे SC आते हैं। SC मीन्स को शेड्यूल कास्ट जिनको हम कहते हैं। एक हियरार्की चल रही है इंडियन कास्ट सिस्टम में, जात का ऊंच वो कहते हैं जात पात का सिलसिला अभी भी इंडिया में चल रहा है। कुछ लोग अपने आप को ऊपर जो कहते हैं ब्राह्मण, जिसको इंडिया अगर मैं दूंगा, कहते हैं कि सबसे प्योर है, शूद्राज को माना जाता है सबसे नीचे है, कितना भी वो अच्छा नहीं क्यों ना करे, तो ये भी एक तरीके से मार्जिनलाइज ग्रुप है। पहले ही हमने राय बना रखी है कि ये लोग हम जैसे नहीं है, इनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। एक सोच का एक बैरियर होता है। असल में जो हमने पढ़ना था वो है शेड्यूल ट्राइब्स हमने पढ़ना था, जिनको हम आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासी की मिसाल आपके टेक्स्ट में दी गई है, टेक्स्ट को हम ओपन करेंगे, उससे कुछ मिसाल लेंगे। आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं इंडिया में, ट्राइबल्स की हम बात करेंगे। यहां मैं आपकी टेक्स्ट से ये एक चीज पढ़ना चाहता हूं। आदिवासीज आर नॉट होमोजीनियस पॉपुलेशन। आदिवासीज का सिर्फ एक किस्म का ग्रुप नहीं है, इसमें कितने आते हैं, होमोजीनियस नहीं है। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। आदिवासी 500 से ज्यादा ग्रुप्स आते हैं ट्राइबल ग्रुप्स में, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किया गया है आदिवासी। तो आदिवासी जो है उनको कहा जाता था दे आर द एबॉरिजिनल्स, दे आर द फर्स्ट नेटिव्स। पहले ही कहते हैं कि पहले यही इस मुल्क के बसने वाले थे। तो जो हमारे आदिवासी थे, इनके साथ मार्जिनलाइजेशन का मामला कैसे हुआ, ये कैसे कमजोर पड़ गए, ये इनको कैसे पावरलेस किया गया, इनको कैसे कमजोर किया गया, इनकी पोजीशन कैसे कमजोर की गई, आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपके टेक्स्ट में बताया गया है, जो प्री कॉलोनियल इंडिया था, जब यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो ये जो आदिवासी थे जंगलों पर राज करते थे। जंगल पर उनके ये जो थे, इनका गुजारा सिर्फ जंगल में होता था। जुम कल्टीवेशन करते थे या कहीं पर प्लेन सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, जिसको हम बर्नेट सैश कल्टीवेशन भी कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो उनके राइट्स हुआ करते थे। तो तब सब जब यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे, आजाद थे, तो जो उस वक्त के प्रिंसेस थे, जो छोटे मोटे किंगडम्स में जो ये मुल्क था, तो वो भी डिपेंडेंट होते थे इन्हीं फॉरेस्टों पर। फॉरेस्टों पर क्या आता था, फॉरेस्टों में बहुत सारे मेटल ओर्स निकलते थे, जो आज भी निकलते हैं। कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, डायमंड्स है, इनवैल्यूएबल टिम्बर है, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स है, एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो उस पर उस वक्त हर किसी राजा की हुकूमत चलती थी। लेकिन हुआ क्या, कॉलोनियल इरा में क्या हुआ और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, जो इनके ये फॉरेस्ट्स थे, फॉरेस्ट्स जो थे, फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे जंगल जो है वो काटे गए और लकड़ी के लिए, ठीक है, फिर टिम्बर के लिए। और जो वहां जो फॉरेस्ट है, जो रिच इन मिनरल्स है, वहां पर माइनिंग चलाई गवर्नमेंट ने। तो माइनिंग का सिलसिला चला गया, वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स बने, इंडस्ट्रीज आई और डैम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो जंगल थे, जो उनके जमीन थे, वो डैम्स के नीचे आ गई, ठीक है। और एक मसला क्या हुआ, तो उनको वहां से भागना पड़ा, उनको वहां से उस घर से बेघर कर दिया गया। तो जब उनको बेघर कर दिया गया, और हम नेशनल पार्क्स का भी ये भी पढ़ेंगे इसमें, तो बेघर करके जब उनको ये पॉइंट टू नोट, एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्या आपके टेक्स्ट में लिखा है ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी में इनकी माइग्रेशन हुई, जब इनको जंगलों से निकाला गया क्योंकि जंगल इनके पास रहे नहीं, तो कम से कम इन 19th सेंचुरी अलोन 5 लाख आदिवासीज हैड पेरिश्ड इन दीज माइग्रेशन। 5 लाख आदिवासी मर गए माइग्रेशन करते करते अपने घरों से। जो इनका रहन सहन था, नेटिव प्लेस थी, जंगलों में ये रहते थे, जंगलों में ये पैदा हुए थे, जंगलों में ये रोजी रोटी कमाते थे, हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, और उनको बड़ा नॉलेज था हर्ब्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का। तो वहां से निकाल के दे फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे हम पानी को मछली से निकालते हैं, बिल्कुल उनको ऐसा लगा। तो आज वो क्या बन गए, वो अपनी खुशी से, अपने एक ऑटोनॉमी थी उनके पास अपनी रोजी रोटी करने के लिए। तो आज उसने क्या किया, टी जो हम देखते हैं, टी प्लांटेशन आसाम में जो हुई, वो पॉसिबल नहीं होती अगर इन आदिवासी को वहां पर नहीं लगाया गया। आज ये पिट्टी चीपर रेट्स पर काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबरर्स है,
कोल माइनर्स है, ये फायर क्रैकर्स में काम करते हैं, बड़ी उनकी पिटिएबल कंडीशन है, नागवार सूरज हाल है इनको तो ये भी मार्जिनलाइजेशन में आया। और यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा, इंडिया में जो है इंडिया हैज 104 नेशनल पार्क्स, इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स है और कवरिंग एटलीस्ट 4,501 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसका एरिया 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर आता था। These और एरियाज वर ट्राइबल्स ओरिजिनली लिव्ड बट वर इविक्टेड। ये इलाके थे जहां पर आज पब्लिक नेशनल पार्क्स बन गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन गई है। तो इतना बड़ा एरिया जो था यहाँ पर ट्राइबल्स रहते थे। अब मामला क्या है, अगर अब इनको वहां पाया जाता है, इनको वहां से धकेला गया, निकाला गया उन जंगलों से, उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, उन नेशनल पार्क से, आज उनको एनक्रोचर्स माना जाता है। अगर आदिवासी वहां पाए जाते तो उनको घुसपैठ कहा जाता है। तो उनको लगाया गया है, ये एक मार्जिनलाइजेशन उनकी हुई। उनको अब बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, क्योंकि जंगलों में वो राज करते थे, जंगलों में वो अपने रहन सहन करते थे। तो आज जो हमारे समाज में है, उनको ये फैसिलिटीज इक्वली नहीं है, न हाउसिंग उनके पास है, ना एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको जाना पड़ता है एट चीपर रेट्स, एज कैजुअल लेबर्स, एज कोल माइनर्स, इंडस्ट्रीज में काम करते करते बड़ा सा मामूली सा रकम मिलता है। मतलब वो कहते हैं दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। जैसे टेक्स्ट में बताया गया है, आपके एक एग्जाम्पल दी गई है। तो इसी तरह क्या यहाँ आकर जैसे हम पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या वो ले सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो लड़ सकते हैं? तो एक तरीके से इनकी एक मार्जिनलाइजेशन हुई, बड़े कमजोर पड़ गए हैं ये। इनके पास इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद हम प्रीकंसीव्ड नोशन रखते हैं कि नहीं, ये हमसे बराबर नहीं है। तो इस तरफ और एक बात जो टेक्स्ट में की गई है वो है स्टीरियोटाइपिंग। पहले ही किसी के खिलाफ एक रॉन्ग आइडिया बनाना, आदिवासी को पेश किया जाता है जैसे किसी ड्रम हेड गियर पहनते हुए, कुछ पेंटिंग करते हुए, डांस वगैरह करते हुए। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। आदिवासी वो एक जमाने में करते थे जब वो खुश हुआ करते थे, आज ये वो नहीं करते हैं। उनका कल्चर उनसे छूट गया है, उनका वे ऑफ लाइफ उनका छूट गया, उनकी आइडेंटिटी खो चुकी है और इनकी इंटीग्रेशन भी पूरी नहीं हुई है। तो मार्जिनलाइजेशन के माने है किसी चीज को, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अनइम्पॉर्टेंट ठहराना, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पावरलेस मानना, उनका ताकत छीनना, एक आइडियोलॉजी के जरिए उनको अपने से नीचे रखना, उनको इतना एक्सेस इन फैसिलिटीज का नहीं देना जितना हम उनसे लाभ उठाते हैं। तो कोशिश की है मैंने। अगर आपको कहीं पर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे मेहरबानी करके फोन करके पूछिए या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। गॉड ब्लेस यू। आई कॉल दिस अ डे। अस्सलाम वालेकुम ताला ऑफ यू।